अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लैब के अंदर हम लोग डेडलॉक को हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे कि डेडलॉक होता क्या है। डेडलॉक पढ़ने से पहले हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग का जो पैकेज है उसको समझेंगे, उसको समझना ज़रूरी है। और मल्टी प्रोसेसिंग के पैकेज से पहले हमें मल्टी प्रोसेसिंग को ही समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ये अपनी बात शुरू करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग से। ये तो आपने थ्योरी की क्लासेस के अंदर पढ़ा ही होगा, डॉक्टर काशिफ ने आपको बता दिया होगा कि ये मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं किसको है। अगर एक ही सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर्स हों तो ऐसे सिस्टम को कहेंगे कि ये मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है। अब मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस को यकीनी बनाते हैं मल्टी प्रोसेसिंग में। अब हमारे पास वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन अहम मल्टी प्रोसेसिंग है वो दो तरीके की होती है। एक है इसमें साइमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और दूसरी है एसिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है उसके अंदर आपके पास तमाम के तमाम सीपीयूज, तमाम के तमाम जो प्रोसेसर्स हैं उनका जो उनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो राइट्स हैं, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन तमाम को एक ही तरह के राइट्स यानी कि इक्वल राइट्स उनको दे रहा होता है। लेकिन एसिमेट्रिक के अंदर हमारे पास ऐसा नहीं होता। एसिमेट्रिक के अंदर हमारे पास जो प्रोसेसर्स या सीपीयूज हैं वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दो हिस्सों में जब ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो एक हिस्सा जो है वो मास्टर स्लेव के लिए जाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा आपके सिस्टम प्रोसेसर्स के लिए चला जाएगा, ठीक है ना, जिसको आपके सिस्टम के जो एप्लीकेशंस हैं वो होल्ड करेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि ये आपकी जो रिलायबिलिटी है उसको ये इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। रिलायबिलिटी इंक्रीज से मुराद ग्रेसफुल डिग्रेडेशन है। ये ग्रेसफुल डिग्रेडेशन आपने पहली बार ये लफ्ज सुना होगा। यानी कि दो सीपीयूज अगर आपके खराब हो जाते हैं, आप चार सीपीयूज या चार प्रोसेसर्स एक ही सिस्टम के अंदर यूज कर रहे हैं और उसमें से दो खराब हो गए, तो उन दो के खराब होने की वजह से आपका काम रुकेगा तो नहीं, अलबत्ता वो काम अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम जरूर करेगा, ठीक है। अब जो स्पॉन है, ये स्पॉन कंप्यूटिंग के अंदर एक ऐसा फंक्शन रेफर करता है जो कि आपके चाइल्ड प्रोसेस को लोड और एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है ना। अब कॉन्करेंट प्रोसेसेस क्या होती है? कॉन्करेंट प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस को के कहा जाता है कि जिसमें आपके चाइल्ड और पेरेंट प्रोसेसेस जो है वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है ना। कॉन्करेंट से मुराद पैरेलल एग्जीक्यूशन है प्रोसेसेस की। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्लासेस है मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर वो तीन तरह की। सबसे पहले आपके पास है जो क्लास, उसका नाम है प्रोसेस। अब यहाँ पर आपके प्रोसेसेस क्रिएट होते हैं इंस्टीड ऑफ अ थ्रेड्स। तो ऐसी सूरत में प्रोसेस के क्लास को हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपका दूसरी दूसरी बड़ी क्लास है पूल। पूल ऑब्जेक्ट एक कन्वीनियंट मीनिंग प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन है वो पैरेलल रहे, ठीक है ना, मल्टीपल इनपुट्स के अक्रॉस, ठीक है। अब ये जो आपका डेटा है ये जब डिस्ट्रीब्यूट होगा अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसेस तो इसको हम लोग डेटा पैरेलाइजेशन कहेंगे।
अब डेटा पैरालाइजेशन के अंदर होता क्या है, इस तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके जो मैनेज करता है, मैनेज मैनेज ये पूल बेसिकली आपके तमाम के तमाम प्रोसेसेस को मैनेज कर रहा होता है, और ये आपके डेटा को स्प्लिट करता है इनटू स्मॉल चंक्स। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए कि मैं अपने घर में कुरान ख़ानी कराता हूँ। तो अगर मैं कुरान शरीफ ख़त्म कुरान का प्रोग्राम सेट करता हूँ, तो अगर मैं ये कुरान पाक किसी खुद से मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ या किसी एक बंदे को देता हूँ कि ये ख़त्म कर दो, तो ज़ाहिर-सी बात है 30 पारे और फिर एक एक बंदा, तो इससे क्या होगा कि इससे हमारा टाइम इंक्रीज़ होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो बीच में जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो मुकम्मल नहीं हो सकता, फिनिश नहीं हो सकता वो टास्क। तो ऐसी सूरत में मैंने क्या करना होगा कि मैंने एक बजाय ये कि किसी एक बंदे को मैं ये ख़त्म कुरान का टास्क प्रोवाइड करूँ और वो उसको 30 घंटों में पढ़ के दे, बजाय इसके मैं 30 बच्चों को बुलाता हूँ और उनसे मैं कुरान शरीफ की तिलावत करवाता हूँ, और वो 1 घंटे में 30 के 30 मुझे कायदे या पारे ख़त्म करके दे देंगे। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर क्या है, इधर इधर हम लोगों ने अपने डेटा को मल्टीपल चंक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है ना? और फिर उन चंक्स के अंदर जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हर एक मशीन ने, अब वो जो हर बच्चा है वो एक अलग मशीन है, वो एक अलग प्रोसेसर या सीपीयू है। तो वो हर एक बच्चा मुझे अलग से अपना-अपना टास्क कंप्लीट करके दे रहा है, तो कम टाइम में बहुत सारा काम हो चुका है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग यानी कि पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे वो पूल का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है? तो पूल ये वो वाला ऑब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जिसको हम लोग डेडलॉक कहते हैं। अब डेडलॉक क्या है कि डेडलॉक में बहुत सारे प्रोसेसेस को एक ही रिसोर्स चाहिए, ठीक है ना? तो ऐसी सूरत में किसी किसी को नहीं मिलेगी वो रिसोर्स, ठीक है? इस तरह ये डेडलॉक बन जाएगा। इसके लिए आपके पास 4 कंडीशन का होना ज़रूरी है, यानी कि डेडलॉक अकर होने के लिए 4 कंडीशन का होना ज़रूरी है। पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर आपकी जो रिसोर्स है, वो शेयरेबल ना होगी, ठीक है? अगर शेयरेबल हुआ, तो डेडलॉक नहीं हो सकता। तो शेयरेबल नहीं होना चाहिए, यानी नॉट शेयरेबल। दूसरा, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में क्या होता है कि एक प्रोसेस के पास पहले से एक रिसोर्स रखा हुआ है, वो उसको होल्ड किया हुआ है उसने, लेकिन साथ में वो किसी दूसरे रिसोर्स के लिए भी वो वेट कर रहा है। तो ऐसी सूरत में डेडलॉक अकर हो सकता है कि एक चीज जो कि उसको नहीं चाहिए, उसको अपने होल्ड पे रखा हुआ है, उसको अपने पास सही तरह से लेके रखा हुआ है, दूसरे को भी इस्तेमाल करने की परमिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो इसको हम लोग कहेंगे होल्ड एंड वेट। तीसरा है नो प्रिमिटिव कंडीशन। नो प्रिमिटिव कंडीशन में जो लेट सपोज के P1 जो है P2 के सीपीयू को इंटरप्ट करेगा, ठीक है ना? प्रायोरिटी की बुनियाद पर, ठीक है? इसमें सब प्रोसेसेस किसी न किसी प्रोसेस के लिए वेट कर रहे होते हैं, ठीक है? इसको हम लोग नो प्रिमिशन प्रिमिटिव कंडीशन कहेंगे, ठीक है? यानी कि ये एक हायर प्रायोरिटी है, होगी प्रोसेस की, और एक लोअर प्रायोरिटी होगी। तो अगर तमाम के तमाम प्रोसेसेस किसी न किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हों, इसको हम लोग नो नो प्रिमिशन कहते हैं, ठीक है?
इसके बाद आता है आपके पास सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में आपके पास लेट सपोज के P1 है, उसको R1 का रिसोर्स चाहिए, प्रोसेस P1 को R1 का रिसोर्स चाहिए। अब R1 जो है वो P2 उस ने R1 को P2 ने होल्ड किया हुआ है, और P2 जो है वो फिर उसको चाहिए R2, और R2 को फिर होल्ड किया हुआ है P1 ने। तो इस तरह एक सर्कुलर वेट की कंडीशन है। तो ये 4 कंडीशंस है, ये वो कंडीशंस है जिसके बिहाफ पे आपके डेडलॉक अगर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इसकी जो मेन कोडिंग है। इसकी मेन कोडिंग एक तो जेनेरिक स्केलेटन है जो मैंने आपके सामने रखी। ये इस स्केलेटन को आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कराएंगे मल्टी प्रोसेसिंग को, और फिर डिफाइन करेंगे एक फंक्शन सेल्फ के नाम से। ये सेल्फ हमारे पास क्या है, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको थोड़ा सा देखा था कि ये एक इंस्टेंस है, ठीक है ना। और अब हम लोग इसके एक छोटा-सा जो मैंने इसके सिंटैक्स को यहाँ पर बता दिया है, और इसके सिंटैक्स को बताने के साथ-साथ मैंने इसकी एक एग्ज़ाम्पल भी आपके सामने ये स्क्रीन पे शो कर दी है। अब इस एग्ज़ाम्पल के अंदर सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग को, ठीक है ना? और उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग से हम लोग इंपोर्ट करेंगे प्रोसेस को, ठीक है? और फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइम को इंपोर्ट कराया। अच्छा, जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे पास हम लोगों ने डिफाइन करना होगा एक फंक्शन, ठीक है ना। एक न्यू फंक्शन जो है वो हम लोगों ने क्रिएट करना है जिसका नाम TF होगा। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने एक पैरामीटर I के नाम से पास कराया, ठीक है। अब सिंपलेस्ट वे जो है किसी भी स्पॉन करने का, ठीक है ना, किसी भी प्रोसेस को इंस्टेंशिएट करने के लिए, किसी भी प्रोसेस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करने के लिए टारगेट के साथ हम लोग टारगेट फंक्शन को जो है वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। अब जो टारगेट फंक्शन है उसको जब हम लोग यूटिलाइज करेंगे तो वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो स्टार्ट के फंक्शन से हम लोग उसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो जब स्टार्ट के फंक्शन से हम लोग कॉल करेंगे तो अब हमारे पास जो ये आप देख सकते हैं P1 इक्वल टू मल्टी प्रोसेसिंग डॉट प्रोसेस, ये आपके सामने ये जो मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें। ये जो लाइन है ये क्या कर रही है कि ये इसके अंदर आपके पास जो आर्क आई है, ठीक है ना, वो एक इंटीजर आर्गुमेंट है। अब जब ये इंटीजर आर्गुमेंट आप देंगे, अब हर हेलो वर्ड के साथ जब भी ये प्रिंट होगा, हर हेलो वर्ड के साथ ये एक नंबर आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। एक नंबर इसके साथ एसोसिएटेड होगा। तो टारगेट ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है कॉलेबल्स जो कि रन होते हैं नए प्रोसेस के अंदर, और ये आर्क जो है ये प्रोवाइड करता है डेटा जो कि पास हो सके, ठीक है ना। तो प्रोसेस जो है वो हमेशा स्टार्ट के मेथड से ही स्टार्ट होगा, ठीक है ना। जब हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चलाएंगे तो अब आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होंगे, 5 टाइम्स इन्होंने प्रिंट कराया होगा। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड में कह रहा हूँ, हेलो प्रोसेस 1, हेलो प्रोसेस 2, हेलो प्रोसेस 3, हेलो प्रोसेस 4 एंड हेलो प्रोसेस 5। जब आप इस प्रोग्राम को चला करके देखेंगे तो ये 5 टाइम्स आपके हेलो प्रोसेस को चला करके दिखाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह जिस तरह मैंने ये एग्जाम्पल 1 बिल्कुल एज इट इज, इसी एग्जाम्पल को आपने जिस तरह मैंने पिछले कई दफा प्रोग्राम्स को मैंने रन किया है, इसी तरह आपने इसको चला के इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। इसी
इसी उसमें जो है तसलसल में हम लोग एग्जाम्पल 2 को भी करेंगे, उसके उसके कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर एग्जाम्पल 3 के कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर जितने भी आपके सामने एग्जाम्पल रखी है 3 से 4, बिल्कुल इसी तरह आपने इसको अपने पाइथन के अंदर लिनक्स के अंदर जो आपकी पाइथन इंस्टॉल है उसमें एग्जीक्यूट करके इसको आपने इसका आउटपुट देख लेना है और फिर आखिर में आपने जो इसकी इससे रेलेवेंट एक्सरसाइजेज हैं उनको आपने सॉल्व करके मुझे सबमिट करा देनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी एग्जाम्पल को हम लोगों ने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरीके का है। मैं इसको दोबारा आपके सामने इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए 2 सेकंड की स्लीप की जो कमांड दी है ये डिले इसी वजह से आ रहा है कि हर 2 सेकंड के बाद हमारा एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और वो आपको प्रिंट करके दे रहा है हेलो प्रोसेस विद अ स्पेसिफिक नंबर। आप इसी तरह जो इसकी अगली एग्जांपल्स हैं उनको भी एग्जीक्यूट करके इनको देख लेना और ऑब्जर्व कर लेना कि इनके आउटपुट्स क्या-क्या आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड की जो दूसरी एग्जांपल है वो आपसे मैं इसकी जो इसकी फाइल है उसको अगर आप ज़रा देखें, इसकी जो दूसरी एग्जांपल है इसमें जो है कि मैंने ये एक ये देखना है कि यार ये जो प्रोसेस है आया वो प्रोसेस अलाइव है या वो प्रोसेस डेड हो चुका है। तो प्रोसेस को अलाइव करने के लिए हम लोगों ने इज अलाइव का जो मेथड है, इज अलाइव का जो फंक्शन है वो हम लोगों ने यूज किया है और इज अलाइव के मेथड को हम लोग जब यूज करेंगे तो वो आपको बताएगा कि जो आपका प्रोसेस है वो अलाइव है या नहीं है, ठीक है ना? वो किल हो चुका है, अलाइव है। तो नॉर्मली होता ये है कि यार आपके जो जब आपको प्रोसेस जो है वो अलाइव नहीं करना होता तो उसके लिए टर्मिनेट का जो मेथड है उसको हम लोग यूज करते हैं। जब आप प्रोसेस को किल करना चाहें तो उस प्रोसेस को हम लोग टर्मिनेट के मेथड से उसको किल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टर्मिनेट के मेथड को कॉल किया हुआ है और इस टर्मिनेट के मेथड से होगा क्या, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि ये आपके जो जो प्रोसेस आपका चल रहा होगा ना उसको ये किल कर देगा। तो ये बेसिक इसकी टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है ना? अब मैं इसको जब रन करके दिखाऊंगा इस चीज को लैब 10 एग्जाम्पल 2.py की के नाम से ये मैंने इसको सेव किया है और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा बिल्कुल यही प्रोग्राम है। आपने बिल्कुल यही प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करना है और आपने अपने टर्मिनल पे इसको एग्जीक्यूट कर लेना है। जैसे ही आप इसको अपने टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको बताएगा जहाँ अब ये फॉल्स कब आता है? फॉल्स उस वक्त आता है कि जब आपका जो प्रोसेस है वो उस वक्त चल नहीं रहा होता, वो उस वक्त डेड कंडीशन में होता है, तो ये फॉल्स देगा, ठीक है ना? अब जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस तो ये ट्रू वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करी, फिर आपने टर्मिनेशन पे फिर इसने आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करके दी और आखिर में आपको ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स वैल्यू, यानी कि जो आपका प्रोसेस है वो अभी इस वक्त टर्मिनेट हो चुका है और वो किल हो चुका है, ठीक है ना?
तो ये इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको आप देखें और उसको एग्जीक्यूट करें ताकि आपको चीज़ों की प्रैक्टिस आपकी रहे और आपकी जो है ना जो मतलब ये प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो इससे आप इसके जो मज़ीद एग्जांपल्स हैं उसको भी आप कर सकते हैं और जो इसकी एक्सरसाइजेज़ हैं वो भी आप इसको परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने देख लेना है और जो इसके यूज़र डिफाइंड एट्रिब्यूट्स हैं उसको आपने देख लेना है, उसको आपने स्टडी करना है कि यार इनके एट्रिब्यूट्स कौन-कौन से हैं और इन एट्रिब्यूट्स को हम लोग प्रैक्टिकली पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे। तो इसको जस्ट सिंपली ये है कि आपने यही कोड आपने डालना है और आपने टर्मिनल के ऊपर इसको एग्जीक्यूट करके इसको देख लेना है आपने, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने एक कोड दिया हुआ है एक्सरसाइज 2 के अंदर। एक्सरसाइज 2 में जो मैंने एक कोड है वो दिया हुआ है और आपने करना कुछ नहीं है। इस कोड को आपने सिर्फ अपने अल्फाज में, ठीक है ना? आपने इस कोड को अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना है और जहाँ-जहाँ इस कोड के अंदर कोई कमी पेशी आ रही है, मिसाल के तौर पर मैंने अगर किसी जो मेथड होता है, उसको जब हम लोग कॉल करते हैं, तो उसको कॉल करने के लिए हम लोग कोलन लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, उसका जो सिंटैक्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, उस लिहाज से आपने इसको देखना है कि यार आपने यानी कि खुद को एज सिंटैक्स एनालाइजर खुद को बना देना है इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है? ताकि आपके समझ में आए कि यार बेसिकली हमारी जो बॉडी ऑफ द फंक्शन है वो किस तरह होगी बनेगी इसकी इसको हम लोग प्रोसेस को हम लोग एग्जिट किस तरह करेंगे डायमंड प्रोसेस जो है वो क्या होता है और डायमंड प्रोसेस को जब हम लोग कॉल करेंगे तो उसको कॉल करने का तरीक़ाकार क्या होगा। तो ये सारी जो सिंटैक्टिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो आप लोगों ने इस एक्सरसाइज 2 के अंदर क्लियर कर देना है, ठीक है? बस ये एक छोटी-सी लैब है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।